अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगर करंट सिचुएशन या पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में बात करें तो ज़्यादा बेहतर वर्जन ये हो सकता है कि वक्त के हुक्मरानों या हुकूमत के सीने में दिल नहीं होता। ये कहावत हुकूमत पर और इनके कुछ फ़ैसलों पर भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे आज हमने देखा कि FIA की जानिब से जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है, जिस पर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मुखालिफिन की आवाज़ दबाने का मशवरा जो भी हुकूमत को दे रहा है, इस पर हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो इसका हमदर्द है या मुखालिफ। मतीउल्लाह जान और असद तूर वही लोग हैं जब तहरीक इंसाफ दौर में इन्हें टारगेट किया गया तो मौजूदा हुक्मरान उनके साथ इजहार यकजहती करते दिखाई दिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत देखें तो ऐसी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं जिसमें एक बार अपोजिशन दौर में किसी को अगर किसी की बात अच्छी लगे तो वही बात इसको हुकूमत में बैठकर गिरा लगती है। इसी तरह सीने में दिल ना होने वाली बात एक और कॉन्टेक्स्ट में भी की जा सकती है, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो अभी तक ज़ेर बहस है, जिसमें वो तहरीक इंसाफ के अरकान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का दिफा करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद से यूँ महसूस होता है कि नून लीग अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नो टॉलरेंस पॉलिसी, जिसका आगाज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था, इसको अंजाम तक पहुँचा रही है। जहाँ तक स्पीकर पंजाब असम्बली ख़वातीन की तज़हीक या इनकी तरफ गलत इशारों की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह पर हो एक अक्ल रखने वाले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इसके लिए तहकीकात करनी चाहिए, फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली, जिनका किरदार अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का होता है, इनकी तरफ से इतने सख्त फैसले की तरफ जाना ना तो काबिल तारीफ़ है और ना ही जमहूरियत के लिए एक अच्छा शगुन है। अगर ईवान की बेहुरमती के नाम पर अपोजिशन अरकान के डी सीट होने का सिलसिला चल निकला तो इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि कभी तो इन्होंने भी अपोजिशन के बेंचेस पर बैठना है। हम इसी पंजाब असम्बली की छत के नीचे बतौर अपोजिशन एहतजाज करते हुए अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान के भी ऐसे विजुअल देख चुके हैं जिन पर सवाल उठाया जा सकता है। हुकूमत अपोजिशन को इतनी स्पेस ज़रूर दे कि अगर कल खुद इसे अपोजिशन में बैठना पड़ जाए तो इसकी वो स्पेस सिक्योर हो। तहरीक इंसाफ को भी इस पर बहुत गौर करना चाहिए। इसके अलावा हम प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के हवाले से हलीमा खान साहिबा के चंद अहम ऐलानात की बात करें तो उन्होंने आज मीडिया को बताया कि बानी PTI ने हिदायत दी है कि तहरीक इंसाफ तहरीक के लिए मोमेंटम बनाए, जिसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन इमरान खान की कैद को 2 साल हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान के हवाले से भी बताया कि वो भी इस तहरीक में शामिल होंगे। पहले वो अमेरिका जाएंगे, जहां पर वो अपने वालिद पर होने वाले जुल्म से आगाह करेंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। अब हलीमा खान साहिबा के इस ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ की कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक इल्ज़ाम जो PTI नून लीग हुकूमत पर मुख्तलिफ गैर सियासी क़ुव्वतों की सपोर्ट का लगा रही है, क्या वो अपने दौरे हुकूमत में इन गैर सियासी क़ुव्वतों पर इन्हिसार नहीं करती थी? इस पर हमें एक डिबेट असद उमर साहब और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान भी दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, आज एक इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जो FIA की दरख्वास्त थी उसको एड्रेस करते हुए 27 यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया और सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मेजॉरिटी वो लोग थे जो क्रिटिकल थे इस हुकूमत को लेकर। इसमें ऐसे भी नाम हैं जिसमें मतीउल्लाह जान और असद तूर हैं, जो कि जब तहरीक इंसाफ के दौर में तनकीद करते थे हुकूमत पर तो करंट गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ सॉलिडारिटी शो करती थी, और अब वो कैंप भी स्विच हो चुका है। तो लगता यही है कि कोई भी हुकूमत आ जाए क्रिटिसिज्म को इतना पसंद नहीं करती। ये कब तक परपेचुएट होगा? आपकी इस पर क्या व्यू पॉइंट है? एक हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो अभी पिछले पिछले 2 साल से खासतौर पर सूरत हाल है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। ये तो नॉर्मल हालात नहीं है। जितने सहाफ़ी बंद कर दिए गए हैं, जितने मीडिया के ऊपर जो प्रेशर आया है वो एक एक्सेप्शनल एक प्रेशर आया है। और उसकी वजह यही है कि वो जो हम बात करते हैं कि क्योंकि सियासत में बहरान आया हुआ है, तो उसके नतीजे में बाकी तमाम इदारे जो हैं वो भी लपेट में आ रहे हैं, बशमूल मीडिया के, सहाफत के। अब वो ब्लॉक करना का ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता वो जो है वो पता नहीं क्या दहशतगर्दी फैला रहे थे।
कानून मौजूद है, और अब तो बड़े तगड़े कानून, वो पीका कानून बना दिया है जो सहाफियों ने जिसकी बड़ी मजामत करने की कोशिश की थी। तो अगर उसके अंदर कोई वायलेशन हो रही है तो उस वायलेशन के ऊपर उनको प्रोसिक्यूट कर दो। बिल्कुल ये, और जितना आप दबाते चले जाएंगे ना, जितनी जो जिसको कहते हैं लेजिटिमेट वॉइसेस, यानी वो लोग जो कानून आइन जमहूरियत के दायरे के अंदर रहकर बात करने वाले हैं, जितनी आप उनकी आवाज को, उनकी सियासत को दबाते चले जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा खतरा पैदा करते हैं कि फिर वो आवाजें उठेंगी जो फिर आइन कानून जमहूरियत के दायरे में बात नहीं करेंगी। तो असद साहब, ये कन्फ्रंटेशन की जो सियासत थी, स्पेशली आफ्टर पोस्ट 9 मई, आपको लगता है कि उसने एक प्रिटेक्स्ट, एक जवाज़ फराहम कर दिया है हाई हैंडेडनेस का? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसमें तो जब भी इस बड़े स्टेक पर गेम खेली जाए और लूजिंग कॉज में खेली जाए तो उसके बाद तो सारी स्पेस ही लपेट दी जाती है। तो पोस्ट 9 मई जो पाकिस्तान है उसमें जो कुछ भी हुआ, अगर उसको क्रिटिक करें, उसके खिलाफ तनकीद करें, तो जवाब यही मिलता है कि 9 मई को क्या हुआ था, आपने रियासत के इंस्टीट्यूशंस पर हमले कर दिए थे। तो एक जवाब फराहम नहीं किया, आपको लगता है उस सारे एंडेवर ने? पहली बात तो ये, अगर मुजम्मिल हमले किए गए और आपको कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ये काम किया, तो मुझे यकीन है कि ये 27 यूट्यूबर्स जो हैं ये उनमें से नहीं है। क्योंकि मैं तो उन मुकदमों में जाके खड़ा होता हूँ, हर 2-3 हफ्ते के बाद हाजिरी लगी होती है किसी दहशतगर्दी अदालत में, तो मुझे तो यूट्यूबर्स वहां पे कोई नजर नहीं आए। तो पहली बात यह कि अगर किसी एक शहरी ने गलत काम किया तो उसकी सजा दूसरे को क्यों दी जा रही है? दूसरा, ये तो 9 मई से पहले शुरू हो चुका था ना भाई। अरशद शरीफ जो है वो 9 मई के बाद की किस्सा तो नहीं। तो मेरे ख्याल में ये कहने को ठीक है, लेकिन जवाज उस चीज को बनाने की कोशिश की जा रही है जो जवाज हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि सारी स्पेस लपेटने का मकसद ही है ना। जब हम कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो जवाब ये मिलता है कि फिर ऐसे लोगों को ये तमाम लोग क्यों सपोर्ट करते हैं जिन्होंने वायलेंस कर दिया, जिन्होंने एक वायलेंट मूवमेंट चला दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जवाब इस तरह से आगे से जवाब सिर्फ यही मिलता है कि 9 मई और सिर्फ 9 मई। लेकिन कोई आइन है मुल्क में, कोई कानून है, उस सब के अंदर, और वो कवानीन जो है वो सख्त से सख्त होते चले गए हैं। तो जिस भी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जाए अदालत के अंदर उसको, या फिर पूरा निजाम लपेट दें, अदालत शहजादे खत्म कर दें, फिर कहानी खत्म हो। वो जो यूट्यूब चला रहे हैं उसको भी पता हो कि कोई कानून। ठीक है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको जवाब दिया। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बजट पास कराने के लिए एजेंसीज़ की असिस्टेंस चाहिए होती थी, फ़ोन करना पड़ता था। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप तो खान साहब के जाले थे, फिर मसलियतों का शिकार हो गए, उस वक्त आपने ये बात नहीं की, इतनी देर बाद ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात मीडिया के अंदर मैंने नहीं की, ये इमरान खान ने की हुकूमत जाने के बाद। शायद आप भी उन साफियों में से हों जो वहां पर जमान पार्क में मौजूद थे जिस वक्त इमरान खान ने ये बात की। वो सारे मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुकी है और इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये इमरान खान ने कहा था कि बजट के नंबर पूरे करने के लिए ये मदद ली जाती थी। दूसरी, जहां तक मसलियत की बात है, मैं फिर वही पुरानी बातें, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की एक बड़ी मशहूर कौमी असेंबली की स्पीच है। मुजम्मिल, अगर आपको चलाने की इजाजत हो तो जरा वो चला के दिखाइए टेलीविजन के ऊपर वो स्पीच। हम कतगन की बात कर रहे थे ना, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कौमी असेंबली में पाकिस्तान की फौज के बारे में कि वो पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गए हैं और फिर भी सीने चौड़े करके बजट मांगने के लिए आ जाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात थे, लेकिन उसके बाद शायद वो मसलियत का शिकार हो गए और फॉर्म 47 उन्होंने तात कबूल कर ली। नहीं, अब तो वो उन्होंने तारीफ भी की है कि जो हाइब्रिड मॉडल है ये इट इज़ डूइंग वंडर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। इसके अलावा वैसे तो ये माइनस इमरान खान की जो डिबेट है ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है, लेकिन किसी हद तक अलीमा खान साहिबा का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बजट उनसे पूछे बगैर पख्तूनख्वा के पास हो रहे हैं और पार्टी डिसिप्लिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसके बावजूद, तो फिर आप माइनस ही समझिए उनको। तो अब जो बातें की जा रही हैं कि 2027 तक या अगले 10 साल तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये मुकम्मल हो चुका है ये सारा प्रोग्राम के अब उनके बगैर ही चलेगा पीटीआई का भी सारा जो प्रोजेक्ट है? मेरे ख्याल में अगले चंद हफ्तों के अंदर इसका इम्तहान आने वाला है। वो कैसे? और वो इसलिए कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। आज भी जब बहनों की मुलाकात हुई
तो उसके अंदर उन्होंने बाहर खान साहब का यही जो फैसला है वो आकर सुनाया दोबारा से। 5 अगस्त को और अलीमा खान साहिबा ने कहा जी, पीक पर होनी चाहिए। 5 अगस्त को तो वो 5 अगस्त को तो पीक पे पहुंचानी, तो जाहिर है तहरीक उससे पहले शुरू होगी, तो 5 अगस्त को पहुंचेगी पीक के ऊपर। तो अगले चंद हफ्तों के अंदर हमें नजर आ जाएगा, अगर इमरान खान के कहने के मुताबिक आपको बड़ी एक भरपूर तहरीक चलती हुई नजर आई, या कम से कम उसकी भरपूर कोशिश नजर आई, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर लोगों को नहीं लगेगा ऐसा कि खान साहब को माइनस करके या उनके फैसलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं असद साहब, ये जो कॉज है पीटीआई की, इस पे तो ये डिनाई नहीं मैं कर सकता कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा या फिर वो बिलीव नहीं करते कि ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है। उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन किए बगैर व्हेन आई गो टू द पब्लिक, जब मैं बाहर जाके बात करता हूँ लोगों से, तो एक पेसिमिज्म दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज से कुछ नहीं होना, जो हमने करना था वो करके भी देख लिया। इसीलिए वो टर्न आउट भी दिखाई नहीं देता पंजाब से जब भी कोई एहतजाजी तहरीक की कॉल दी जाती है। तो इस बार आपको लगता है कि उस लेवल तक मामला पहुँचेंगे कि टेबल पर बिठा लेंगे पीटीआई वालों को और कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट करो, बात करो हमसे, क्योंकि मैस मूवमेंट शुरू हो गई है? देखिए, आखिरी दफा जब ये कोशिश की गई थी, पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में की गई 2024, उसके बाद जो है वो नवंबर 24 को मोबिलाइजेशन की गई थी। वो तो बेतहाशा मोबिलाइजेशन, बेतहाशा लोग थे, और इसलिए उस दिन तो रिस्पॉन्ड किया था। अब करते हैं या नहीं करते ये मैं सराई नहीं कर सकता, वो तो पता चलेगा। और जहां तक पंजाब में लोग नहीं निकलते, वो इसलिए निकलने का बात ये नहीं है कि वो शिरकत नहीं करना चाहते, लेकिन जिस लेवल की क्रैकडाउन होता है, वो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पीटीआई की हुकूमत है, उनको वो नहीं फेस करना पड़ता। तो तंजीम का भी इशू है, क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं इन पार्टीज़ में इंक्लूडिंग पीटीआई के, जो ज़िलाई सदर होता है पार्टी का, जो सूबाई सदर होता है, वो नीचे बैठा होता है ज़मीन पर और एमएनए स्टेज पे बैठा होता है। तो ये सारी तहरीक को ऑर्गेनाइज तो पार्टी की हिरार्की करती है, वो तो पंजाब में दिखाई नहीं दे रही। तो होगा किस तरह ये? एक्चुअली मुझे बाकी पार्टी का नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ में तो बुनियादी जिम्मेदारी जो पार्लियामेंटेरियन के ऊपर होती है कि उसने अपने लोग निकालने हैं। जाहिर है उसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है, और ओहदेदार जो हैं पार्टी के, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिनकी तरफ देखा जाता है वो तो पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं, वो भी पार्टी का हिस्सा हैं। तंजीमी कमजोरी जो है वो उमूमी तौर पे पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों में, तक कम से कम सारी बड़ी जो सियासी पार्टीज हैं उसके अंदर आपको नजर आएगी। और वही मैं जो कहता हूँ ना, जमहूरियत की जो बुनियादी सुतून है उनके ऊपर जो है वो जितनी तवज्जो देने की जरूरत थी या पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को उतनी कभी दी नहीं गई। शायद इसलिए नहीं दी गई कि बार बार जो है वो जमहूरी तसलसल को तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सियासी पार्टियां कमजोर हैं, उनके तंजीमी ढांचे कमजोर हैं। बिल्कुल, आप पख्तूनख्वा में देख लें, जुनैद अकबर साहब पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं, तो वो तो हाउस तो डिवाइडेड है। मैं उनके खिलाफ नहीं बयान दे रहे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी हकीकत का इजहार जरूर किया है कि कामयाब होंगे, अगर चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट हासिल होगी तो कामयाब होंगे। मैंने उनके खिलाफ नहीं कोई ऐसा बयान देखा। अच्छा, वैसे वो इम्प्लिसिट मीनिंग उसका यही है कि कुछ लोग चाहते नहीं है कि खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि किसी किस्म का एहतजाज या कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो हम क्रश कर देंगे उसको, तो हुकूमत का रिस्पांस वैसा ही रहा जो 26 नवंबर को था, तो फिर इफेक्टिव हो पाएगी तहरीक ये? जाहिर है मतलब ये तो आप और मैं देखेंगे ना आप तहरीक चला रहे हैं ना मैं चला रहा हूँ, ना हमने क्रश करना है उसको ना आपने करना है। तो पहले से कोई कयासराई करना कि होगी कामयाब नहीं होगी। मेरी जो 24 और 26 नवंबर की 24, 25, 26 नवंबर जो लोगों की मोबिलाइजेशन थी, जो अवाम को निकाला गया, उसके ऊपर जो मेरा सवाल था वो ये था कि मकसद इस सारे का क्या है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी है, वो आईन और पार्लियामान में यकीन रखने वाली पार्टी है। तो ये तो कभी भी तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा ना कि हम लोग लाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और शाराए दस्तूर के एक कोने से शुरू होंगे और
फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस शुरू होंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सबको हम तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा ना। तो लोग वहां पर जाके खुद ब खुद तो उसका नतीजा नहीं निकलना ना, उसका नतीजा निकलना है किसी मुज़ाकरात के जरिए। किसने मुज़ाकरात करने, किससे मुज़ाकरात करते हैं, किन बातों में मुज़ाकरात करने हैं, इसके अंदर तो कोई इबाम ही नहीं होना चाहिए ना जब लोगों को। तो अभी भी अगर ये तहरीक चलने जा रही है तो बड़ी वाज़ेह, मुझे मेरे ख्याल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। हम जब लोग पहुंचेंगे, ये लाएमल होगा, ये हमारे मुतालबे हैं, इससे हम बात करने को तैयार हैं, उसके बाद लोगों को निकालना चाहिए। तो इस पे आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया ना, अब शाह महमूद साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने और 2-4 लीडरान का नाम भी शामिल है, उन्होंने ख़त लिखा कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। ख़बर ये सामने आई कि खान साहब नहीं चाह रहे थे कि ये बात बाहर निकले इस तरह से। तो जो लोग असीरान हैं, जो जेलों में हैं, बेशक अब राना साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब की कि जेल बहुत अच्छी काट रहे हैं, वो मुझे भी सरप्राइज़ कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या आगे भी जेल ही काटनी है? सियासी मुज़ाकरात के लिए अगर लेटर लिख रहे हैं पार्टी के सीनियर लोग, तो उसकी मुखालिफत क्यों करने का जवाब पैदा हो जाता है? ये तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपको कहा है, मैंने ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं सुना। और मेरे ख्याल में वो जो खत लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, इन सब लोगों ने मिलकर जो खत लिखा है उसके अंदर बहुत वजन है। और आपको पता है, आपके टेलीविजन प्रोग्राम पे मैं कुछ 2 साल से यही बातें कहता रहा हूं। आपको बिल्कुल मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना पड़ेगा, और उस मुज़ाकरात के लिए आपको सियासी पार्टीज के साथ भी बैठना होगा। तो बिल्कुल उन्होंने जो खत लिखा है, उस खत की अहमियत को तहरीक इंसाफ को तस्लीम करना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो ये खत लिख रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भारी कीमत अदा की है इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ साथ। तो इनकी बात को जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अब वाहिद फोर्ट्रेस जो पीटीआई का है वो पख्तूनख्वा है, और वहाँ पर भी अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि उनको लगता है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कोई पॉलिटिकल चेंज लेके आ जाएंगी। अमीर मुकाम साहब कह रहे हैं सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, 20-22 लोगों की वफादारियाँ तब्दील होने का सिर्फ इंतज़ार करना है। अगर वो भी ले लिया जाता है तहरीक इंसाफ से, तो इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? इसकी इम्प्लिकेशन जो है ना वो बहुत ही संगीन होंगी। मेरे ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर जो फैसले किए गए हैं उनमें से सबसे बेहतर ये फैसला था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेस दी जाए तहरीक इंसाफ को सियासत करने की। उनकी हुकूमत भी बनने का मौका जो है वो उनको दिया गया। ज़ाहिर सपोर्ट तो बेतहाशा थी, लेकिन सपोर्ट तो दूसरे सूबों में भी थी। खैबर पख्तूनख्वा की एक ख़ास नौइयत है, एक हसास नौइयत है, एक वहाँ का सूबे का मिजाज है, वहाँ की जो तारीख रही है पिछले मैं कहूँगा 20 साल से ज़्यादा, बल्कि तकरीबन 4 दिहाई जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पैदा हुई है, जब से, उस सबको सामने रखते हुए आप किसी सूरत में पाकिस्तान की रियासत के ये के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी कि वहाँ के पर भी एक शदीद किस्म का रद्द अमल पैदा हो। और इसलिए जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में वो अच्छा फैसला था कि अगर वहां पर वोट पड़ रहे हैं तो वो पढ़ने दिए जाएं और गिनती भी करने दी जाए, हुकूमत भी बनने दी जाए। मेरे ख्याल में बहुत ही खराब फैसला होगा और संगीन नताइज वाला फैसला होगा। अच्छा, आप भी पॉलिटिकल सर्कल्स में उठते बैठते हैं, ये जो सदर पाकिस्तान को हटाए जाने के हवाले से स्पेकुलेशन हो रही है, 27वीं तरमीम आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास 2 तिहाई अक्सरियत है, अब नई लेजिस्लेशंस आएंगी जो निज़ाम ही तब्दील कर देंगी, कितनी सदाकत है इनमें? पता नहीं, सदाकत तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सुनने को बिल्कुल मिलता है सियासतदानों से, ये जरूर सुनने को मिलता है कि ये सब कुछ जो आपने कहा वो हो रहा है। मैं नौजवानों को भी कहता हूँ, सियासतदानों को भी जो पाकिस्तान की तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। सिर्फ जाके तारीख पढ़ लें कि सिकंदर मिर्जा साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया 1958 में, पहले जस्टिस मुनीर की जजमेंट आई, वो यही है ना कि 26वीं तरमीम से भी सबको जोड़ा जाता है। तो पहले जस्टिस मुनीर का फैसला आया, तारीख साज फैसला उन्होंने दिया। उस फैसले की जी नहीं, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस जो है वो पहले, अच्छा नहीं, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस पहले था। ये कामयाब रेवोल्यूशन वाला जो उन्होंने फलसफा पेश किया, तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर वहां पर फैसला आने के बाद जब सिकंदर मिर्जा साहब ने कहा कि जी अब तो क्योंकि अदालत ने हमें खुली छुट्टी दे दी है, उन्होंने कहा मार्शल लॉ लगाओ, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद 24 घंटे चले थे वो,
24 घंटे के बाद जनरल अयूब ने फैसला किया कि बंदूकें हमारे पास, मार्शल लॉ हमारी ताकत में रह रहा है, तो ये किस सिलसिले में यहाँ पे बैठे? इंटरेस्टिंगली अयूब साहब 8-10 घंटे के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं। सही। तो ये अगर आप सूरत हाल पैदा कर देंगे जहां पे कोई जमहूरी निजाम ही नहीं बचेगा, तो अगर जमहूरी निजाम नहीं बचेगा तो सियासतदानों की क्या जरूरत है भाई? तो फारिग करें, घर जाएं। अच्छा, और ऑन द लास्ट नोट, पंजाब असम्बली में मरीम साहिबा की स्पीच के दौरान एहतजाज करने की वजह से अरकान को डी सीट करने की बातें हो रही हैं, और जो मलिक अहमद ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिफा भी किया इस चीज़ का कि स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं। तो लगता यही है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी है PMLN की, और वो ये फील करते हैं कि पहले वो ज़ेरे अताब थे आपके दौर में और अब उनकी बारी आ गई है तो वो भी काम नहीं करेंगे। नहीं, माजरत के साथ खुदा का होगा यार, That's what they believe in. It's not ऐसा coming from कौन सा था उनके ऊपर? भाई हम वहां पे खड़े होते थे, आपको पता है कि असेंबली के अंदर सीट, प्राइम मिनिस्टर की सीट थी, उसको शाह महमूद कुरैशी बैठते थे, उसको मैं बैठते थे, हमारे तो सामने 10 फुट सामने हो रहा होता था ना, सारी ऑपोजिशन वहां पे जमा हुई भी होती थी, ज्यादातर जाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग होते, पर्चियां फाड़ फाड़ के इमरान खान के ऊपर फेंकी जा रही होती थी, ये वजीर आला है, वो वजीर आजम थे, और जो नारे वहां पे लगाए जा रहे थे वो टेलीविजन के ऊपर आप दोहरा भी नहीं सकते, वो जुबान इस्तेमाल की जा रही होती थी। किसको वहां से किसकी रुकनीयत मुअत्तल की गई यार? ट्रू, वो तो नहीं हुआ, लेकिन शेख रशीद साहब या दीगर जो वज़रा थे हफ्ते पहले ऐलान कर दिया करते थे कि अगले हफ्ते नैब उसको उठा लेगी, तो ये विच हंट तो चल रहा था ना, अब उसमें तेजी आ गई है, ये फर्क है। हाँ, वो तेजी, ये मैंने इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आया था, उस पर मैंने यही कहा था कि बिल्कुल उस वक्त भी ऐसे कुछ काम हुए जो जमहूरियत के अंदर नहीं होने चाहिए, और वो जमहूरियत का फायदा नहीं है उन कामों के अंदर, बिल्कुल हुए, लेकिन हम उन 2 दर्जन या 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर, जिस वक्त हम कहते हैं कि ये नहीं मुनासिब था, तो यहाँ तो भाई 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये कहना कि वो भी तो होता था और अभी भी होता है मादत के साथ, इसमें वजन नहीं है इस आर्गुमेंट। अच्छा, लास्टली एहतजाज में शिरकत करके आप सरप्राइज तो नहीं देने वाले या सिर्फ सॉलिडारिटी शो करेंगे? नहीं, मेरी तो तमाम तर हमदर्दियां जो हैं, ठीक है, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन मेरी तजवीज 2 साल से वही है जो आज शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी और महमूद रशीद और उमर अफराज चीमा कह रहे हैं, मुज़ाकरात करें और उसको जरिए हल निकालें। मुज़ाकरात ही हल है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गज़ा के हवाले से बात करें तो हमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक तो इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर मौजूद हैं, जो वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसे बयानात दे रहे थे जिनसे यह तासुर पैदा हो रहा था कि शायद वो हमास और इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल मुआहिदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बातें की जा रही थीं, मगर जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब मोड़ दिया कि वो 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी है। फिर नेतन्याहू ने अपने जवाब में 2 स्टेट सोल्यूशन को यक तरफा मुस्तरद करते हुए ये कहा कि फ़लस्तीन में सिर्फ ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसकी मजमूई सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इजराइल के पास ही रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का कंट्रोवर्शियल प्लान, जिसकी कई ममालिक मजम्मत कर चुके हैं, इस बारे में इजरायली वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताया कि दोनों ममालिक इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अब अगर मामलात आगे की जाने बढ़ते हैं तो इस पर मशरिक़ वस्ता की तरफ से कोई रद्द अमल आ सकता है, जबकि दूसरी तरफ हम ब्रिक्स और सदर ट्रंप को भी आमने सामने देख रहे हैं, जिसमें अमरीकी सदर की तरफ से ब्रिक्स के साथ काम करने वाले ममालिक में 10% इजाफी टैरिफ का ऐलान हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दौरे सदारत के बाद से ये लगने लगा है कि दुनिया अमेरिका के लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, आगे किस तरह से इन मामलात को बढ़ाएंगे, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर अदील मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया आपका अदील साहब। सबसे पहले तो 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात हुआ करती थी, डोनाल्ड ट्रंप भी अगर देखा जाए उनके जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स के लिहाज से, तो
थोड़ा ऑप्टिमिज्म शो कर रहे थे, लेकिन अब जब उनसे सवाल हुआ नेतन्याहू का जो दौरा है अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को जवाब देना चाहिए और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। तो हम क्या समझें कि ये जो इंक्रोचमेंट है, जो 75% तो गाज़ा के एरिया में कर ली गई है, रिमेनिंग 25 से भी ये डिप्राइव कर देंगे पैलेस्टीनियंस को? देखिए, बुनियादी तौर पे 2 स्टेट सॉल्यूशंस तो आज से भी लोग इस पे काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तकरीबन बिस्तर मर्ग पे नहीं है, बल्कि मर चुका है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को। जैसे आपने फरमाया कि जो एक ऑस्लो एग्रीमेंट्स के बाद एक उम्मीद थी, हल्की सी किरण थी कि कटी फटी रियासत थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सेल्फ रूल का तरीकाकार वजह होगा, और सेटलमेंट्स का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है जो का तू मौजूद है। उस पर कोई इंटरनेशनल लॉ ने भी कोई खास तरीके से एक्ट नहीं किया, और इस दौरान इसराइल और भी ज़्यादा सेटलमेंट्स कर रहा है। तो कोई रास्ता मेरे ख्याल में छोड़ा नहीं गया फ़लस्तीनियों के लिए कि वो एक आज़ाद रियासत का ख्वाब दे सकें, खासतौर पर एक जोग्राफिकली कंटीजियस, यानी ऐसी रियासत के जो जोग्राफिया के तौर पर एक इकट्ठी रियासत के तौर पे काम कर सके। तो बाय एंड लार्ज ये तो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक सिर्फ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन रह चुकी है, यानी ख्याली कॉन्सेप्ट है, उसका अमल से, अमली ज़मीनी हालात से कोई मुताबिकत नहीं है। वैसे आपने ओस्लो का जिक्र किया, तो यासिर अराफात साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो हमास पे तनकीद कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकली हम गेन करना चाह रहे थे वो अब पॉसिबल नहीं रहा, हमास भी इजराइल के लिए काम कर रही है। तो इस तरह के बयानात भी मौजूद हैं। ये सारा अगर हम ट्रेस बैक करें तो ओस्लो के बाद से चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, आपको लगता है कि वो उसका जो डिसऑर्डर है वो पॉलिटिकल है बेसिकली? देखिए, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है क्योंकि आप बुनियादी तौर पे कोई भी मुआशरा है उसमें मुख्तलिफ तरह के तबकात होते हैं। उसमें आपके यहाँ सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो मुसालिहत पसंद भी होते हैं। अल्टीमेटली आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का तरीका ये है कि जो सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं वो उनकी जो लॉजिक है वो उनसे छीन ली जाए। और वो कैसे छीनी जाएगी? कुछ ना कुछ खुद मुख्तारी दे के, जो एक ख्वाब दिया गया कि एक फ़लस्तीनी रियासत होगी, अब वो उस फ़लस्तीनी रियासत का पहला तो हो गया कि भाई वो बन गई रियासत, लेकिन ना वो अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं, ना उनके अपने ट्रेडिंग रिलेशंस, किससे ट्रेड कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते, चेक पोस्ट हैं सारी जगह पे। तो आपने अगर अमली तौर पे उसको बेइख्तियार रियासत रखा हुआ है, तो आप बुनियादी तौर पे जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले ग्रुप्स हैं उनके हाथों में आप खुद खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक जो डायमेंशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मुकम्मल कंट्रोल की बात कर रहे हैं नेतन्याहू भी, तो इससे क्या हम ये इंटरप्रिटेशन ले लें कि जिस तरह हमने सीरिया के अंदर देखा है एक पपेट रेजीम की इंस्टॉलेशन, वही अल शर्रा जो इससे पहले प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल जो टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें थे, वो अब मुलाकातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसराइल के और सीरिया के जो एनिमीज़ हैं वो कॉमन एनिमीज़ हैं। यही सूरत हाल गाज़ा में भी हो सकती है आगे चल के? जी देखिए, इसराइल को समझने का, इसराइल का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, पहले तो मैं बताऊं कि मैं एक यानी सियासत और मईशत का रब्ते बाहम देखता हूं। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट फोकसिंग ऑन द मिडल ईस्ट, तो मैं डायरेक्टली इस इशू से नहीं डील करता, लेकिन मैंने बहुत सारे डिजिटेशन सुपरवाइज किए हैं इन सब्जेक्ट्स पे, हेब्रोन पे, और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की जो इकोनॉमी है और एड का जो स्ट्रक्चर है, उससे बुनियादी जो इसराइल का एक कंसेप्शन है ना जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का, वो अकोमोडेशन नहीं है कि आप मसालियत से सबको इकट्ठा करें, वो डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का है। उनके जहन में जो पीस का कंसेप्शन है वो ये कि सबको आप ताकत के बलबूते पे सबऑर्डिनेट कर लें तो फिर आप उनके साथ पीसफुल रह सकते हैं। दूसरा उनका जो एक बहुत बड़ा तरीकाकार है वो वही है जो एक किसी भी कॉलोनियल रियासत का होता है, विच इज़ डिवाइड एंड रूल। तो मशरक़ वस्ता में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो मईशतें हैं वो कटी फटी, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड और डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड सिस्टम और ऑन गल्फ हैंडआउट्स या IMF वर्ल्ड बैंक के उस पर, ताकि वो सही मानों में जो मिडल ईस्ट की आपस में खुद मुख्तार मिडल ईस्ट उसी वक्त बन सकता है कि जब उसमें आपस में तिजारत हो और वो एक कोहेरेंट ट्रेडिंग जोन के तौर पे रहे। लेकिन जो इसराइल का जियोपॉलिटिकल विजन है, और काफ़ी हद तक उसमें उनको मगरिब की भी सपोर्ट है, वो डिवाइड एंड रूल लॉजिक है जो एक कॉलोनियल लॉजिक है बुनियादी तौर पर।
ठीक है, और इसके अलावा चूँकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, तो जब भी रेफ्यूजीज़ किसी मुल्क में आते हैं तो एक बड़ा टॉल अदा करना पड़ता है वहाँ की हुकूमत को। अब ये जो रीसेंट मीटिंग है नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें ये भी कहा गया कि पैलेस्तीनियंस को एक बेहतर मुस्तकबिल हम देना चाहते हैं, और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर गाज़ा के लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो रहें, अगर जाना चाहते हैं तब भी हमें एतराज़ नहीं है। तो इशारा एक मैस माइग्रेशन की तरफ है कि गल्फ़ स्टेट्स जो और हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, वहाँ जाके रिलोकेट हो जाएं। ये पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्ट कर लेंगे इतने बड़े नंबर में रेफ्यूजीज़ को बाकी गल्फ़ स्टेट्स? मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरफ दुनिया जा रही है तो ताकत का जोर है, और ताकतवर जो भी ताकत के बलबूते पे कुछ भी बनवा सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना पूरी अरब सियासत के तनाजुर में, तो ये जहन में रखें कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज के तौर पे आए, और उसकी वजह से जो उनकी दाखिली सियासत है वो अफेक्ट हुई। मसलन जॉर्डन है, उर्दन में बहुत ज्यादा फलस्तीनी आए। आज भी जो उर्दन की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो उनकी सियासत और मीशत है, उसमें दो ग्रुप्स की बात होती है, ईस्ट बैंकर्स एंड वेस्ट बैंकर्स। यानी जो फलस्तीनी हैं वो वेस्ट बैंकर्स हैं, और वो मतलब उनकी मर्चेंट्स हैं और उनकी बड़ी बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी तरफ उनका जो तबका है वो है जो ट्राइब्स हैं, लोकल ट्राइब्स हैं। तो आज भी जो उर्दन की सियासत है उसमें ये बहुत एक नाजुक सी चीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है ना, जो मुहाजिर बन के आए उनकी जो इंटीग्रेशन है उसमें एक खास तरह की सेंसिटिविटी है। इसी तरह कुवैत में बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी, क्योंकि कुवैत अरब कॉजेज़ के लिए काफ़ी लड़ता रहा, तो उन्होंने फ़लस्तीनियों को आबाद किया। लेकिन जब इराक का हमला हुआ तो वो फ़लस्तीनी जो थे वो प्रो इराक थे। उसके बाद एक मैस एक्सोडस हुआ फ़लस्तीनियों का। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो सीसी साहब के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ के आबाद करें, वो लोकल सियासत पे उसका इम्पैक्ट होगा। पैलेस्टीनियंस जहाँ पे भी जाते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ट्रेड में अच्छे हैं, और वो ज़्यादा मोबिलाइज्ड कम्युनिटी है। तो उसको कंटेन करना सिर्फ इजराइल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो जो उनके इजराइल के साथ जो उनके साथ कोलैबोरेट करती हुई रेजीम्स हैं, अरब रेजीम्स, उनके लिए भी वही प्रॉब्लम हो। अच्छा, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सही वक्त पर पाबंदियां मैं उठा सकता हूं, सैंक्शंस में नरमी हो सकती है, और ये भी कहा है कि 30 अरब डॉलर तक ईरान को रसाई मिल जाएगी अगर एक सिविलियन न्यूक्लियर डील हो जाए। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा पैकेज देख के जो ईरानियन रेजिम है वो भी टेबल पर आना चाहेगी कि इसको निगोशिएट ही कर लें, जंग से तो कुछ हासिल नहीं होगा? देखिए, ईरान पिछले 15 सालों से तो यही कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह की डील हो जाए, ताकि उनकी मईशत पे जो बहुत ज़्यादा कदगन लगे हुए हैं वो उठ जाएं और लोगों के लिए एक रियायत का समा पैदा हो, कोई कंसेशन हो। लेकिन मेरे ख्याल में एतमाद की फिजा बहुत ख़राब हो गई है ईरान के अंदर। और ईरान में बहुत सारे जो एक ऐसे तबकात थे जो कहते थे कि यार न्यूक्लियर बाद में देखेंगे, हमें अपने नौजवान लोगों के लिए, अपनी मईशत के लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा से आलमी मईशत का हिस्सा बने, सैंक्शंस के ऊपर फोकस करें। अब वो भी जो तबकात हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ना तो डील कर पाए ना न्यूक्लियर बना पाए, तो कुछ एक काम तो कर लें आप। और जो थोड़ा सी उनकी एतमाद था मगरिब के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कि वो किसी न किसी तरह डील दे देगा, तो वो भी एतमाद की फिजा को ठेस पहुंचा है। तो अभी जो है ना एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट है। उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे वो कितना देखा जाएगा तेहरान में, वो मेरे ख्याल में अब वो दे आर प्रोबेबली लॉट मोर ग्राउंडेड, और वो देख रहे हैं कि भाई हमें अपने आप को पहले सिक्योरिटी के लिहाज से करना है। तो फनीली इनफ ये सारा जो सिचुएशन हुई है, इससे ईरान में उन तबकात को उन्होंने मजबूत कर दिया है कि जो चाहते थे कि जौहरी ताकत बने, क्योंकि जौहरी ताकत के जरिए ही जिस तरह पाकिस्तान की भी डिटेरेंस इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, और लास्टली अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो गल्फ स्टेट्स आपको लगता है कि इस पे आमादा हो जाएंगी ग्रेजुअली इजराइल के साथ रिलेशनशिप्स कायम करने के लिए? देखिए, वो काफ़ी अरसे से तो आमादा हैं, और ख़ासतौर पे यूएई काफ़ी आमादा है, लेकिन सऊदी अरब के लिए एक मुश्किल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी अपनी भी पॉपुलेशन है, उन पे अपने भी लोगों का दबाव होता है। तो जिन्होंने एडमिट कर लिया, जैसे मोरक्को ने ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन वो भी बड़े नाजुक मरहले में है, क्योंकि जो आम मोरक्कन सिटीजन है वो काफ़ी
यानी इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। तो ये एक मुश्किल फैसला होगा सबके लिए, और किसी के लिए भी अकेला करना बहुत मुश्किल होगा ये फैसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।